हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, प्लस उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जितने क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो है मिट्टियाँ के प्रकार। तो छठवां वीडियो है मिट्टियों से रिलेटेड। छठवां है मृदा अपरदन एवं सुधार। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल नया है और बिल्कुल छोटा है। प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में, आगे ले चलने में हमारी मदद करें। और फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। कोई भी कमी मिलती है वीडियो में तो आप ज़रूर उसको कमेंट करके खुले शब्दों में बोलिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, मृदा अपरदन एवं सुधार से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ते हैं। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव और स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। सिंपल सा मृदा अपरदन किसे कहते हैं जब जल बहकर जाता है या कहीं पर जल भराव है तो क्या करता है, अपने अगल बगल की मिट्टियों को काट कर गिरा देता है। धीरे धीरे पानी सूखता जाता है और वो मिट्टी कमज़ोर होती जाती है, गिर जाती है पानी में। वायु भी क्या करती है, मिट्टी को काटता है। कैसे? जब बहुत तेज वायु चलेगी, पवन और वायु मतलब हल्का कम उसमें वेग रहेगा, पवन में ज़्यादा वेग रहेगा। तब भी क्या होता है, जैसे वायु चल रही है तो मिट्टी क्या कहती है, जैसे कहीं धूल है तो क्या करता है, वायु को अपने साथ उड़ा के ले जाता है। तब भी मृदा में क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। अपरदन मतलब कटाव हो रहा है। जब पवन चल रहा है, ज़्यादा वेग से हवा चलती है तो उसको पवन कहते हैं। तब भी क्या होता है, अपने साथ क्या होता है, मिट्टियों को उड़ा कर ले जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन कितने तरीके से होता है, एक जल से होता है, वायु से होता है और पवन से होता है। तो ये याद रखना है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कई कारक होते हैं। कौन कौन सा कारक है, जिसमें निर्वनीकरण निर्वनीकरण अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति और परिवहन। निर्वनीकरण का मतलब होता है कि जो नवीकरण है, जो नया नया था उसमें बहुत सारा चेंजेस कर देना। तो चेंजेस कौन करेगा, मानव हस्तक्षेप करेगा। तब अत्यधिक पशुचारण होगा, बहुत ज़्यादा पशुचारण हो रहा है, बहुत सारे जानवर वहाँ जा रहे हैं तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन होता है कि जैसे आप ही बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही जगह पर दौड़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, मिट्टी कटेगी। तो इससे अत्यधिक पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है। झूम कृषि से भी होता है। झूमिंग कृषि कब होती है, जब झिलमिलाती अब क्या होता है, बारिश होता है, तब उसे खेती को क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। तो उस समय भी बारिश गिर रही है ज़मीन पर, मिट्टी कट रही है, तो उससे भी झूमिंग कृषि से भी मृदा अपरदन होता है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार आप काम कृषि नहीं कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, आपको जानकारी नहीं है और उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। परिवहन से भी होता है। परिवहन एक ही रास्ते से जा रहा है या एक ही रास्ते से कई सारे परिवहन जा रहे हैं तो मिट्टी क्या होता है, आप देखते होंगे रास्ते में कि गड्ढा हो जाता है, तो उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन। क्या कह रहा है, एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन होता है। आप खुदाई करेंगे, खनन करना का मतलब एक ही जगह से आप सोना निकालोगे, सोना निकाल रहे हो या कहीं किसी भी जगह से खुदाई कर रहे हो, खनन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो आप खुदाई करोगे तो मिट्टी को काट के तभी ना खनन करोगे, तो उससे भी मृदा अपरदन हो रहा है। प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन भी क्या हो जाता है, मृदा अपरदन कर देता है। ये सब क्या है, मुख्य भाग हैं मृदा अपरदन के। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा है, चंबल एवं यमुना नदी की उत्खात भूमि क्षेत्र है। ये पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि जो भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन सी नदी से हैं,
वो क्षेत्र चंबल नदी और यमुना नदी के उत्खात भूमि क्षेत्र से, इनका जहाँ से ये निकलती हैं और जहाँ से बहकर जाती है, कुछ क्षेत्रों में ये क्या कर देती हैं, मृदा अपरदन ज़्यादा करती हैं। कौन कौन सी नदी है? चंबल और यमुना। ये कहाँ है? उत्खात भूमि क्षेत्र इनका कौन कौन सा है? पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र है, ये वहीं से बहकर आती हैं, वहीं से निकलती हैं। यमुना नदी हिमालय के पश्चिम भाग से, जो नीचे का भाग है जहाँ पर ये गिरती हैं, वो वाला पोर्शन क्या कर देती है? मृदा अपरदन कर देगी। और वास्तविक सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ से नदी आ रही है और यहाँ गिरी, यहाँ ऊंचाई है और यहाँ नीचे ढलान है, यहाँ पर गिरेगी, गिर रहा है पानी, गिर रहा है पानी, तो गड्ढा कर देगा, तो ये क्या हो रहा है? मिट्टी कट रही है, इसी को अपरदन कहते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर समझाया गया है। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है। कौन सा पहाड़ी आता है? शिवालिक पहाड़ी इसमें आता है, पश्चिमी हिमालय में, जहाँ पर यमुना नदी गिरती है। छोटा नागपुर पठार में क्या होता है? ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जो मालवा का पठार है, तो छोटा नागपुर है, वहाँ पर होता है। और क्या है? ताप्ती नदी से लेकर साबरमती के घाटी तक का क्षेत्र जो कि मालवा का पठार है, मालवा का पठार में आता है। यहाँ पर भी ताप्ती से साबरमती घाटी तक क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, महाराष्ट्र के काली क्षेत्र में, मिट्टी के क्षेत्र में भी मृदा अपरदन होता है। काली मिट्टी जल को ज़्यादा सोखती है, धारण करती है। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्र इत्यादि इसमें क्या है? प्रमुख है। कौन कौन सा राज्य इसमें प्रमुख है? राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, ये मेन है। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो गड्ढों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब समझेंगे आगे वीडियो में कि अवनालिका अपरदन क्या होता है। तो इतना याद रखना है कि जो भारत में चंबल घाटी है, चंबल नदी में चंबल घाटी है, इसके क्षेत्र में खो या गड्ढे बड़े बड़े मिलते हैं, ये अवनालिका अपरदन से हुआ है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर हुए। अवनालिका अपरदन कहाँ होता है? जब तीव्र, जहाँ पर जो स्लोप होता है वो बहुत तेजी से होता है, वहाँ पर वो क्या होता है? पानी नाली का रूप बना लेता है, नाली जैसे बन जाता है, वहाँ से क्या करता है? पानी तेज जिसे ढलानों के ऊपर से बहकर जाता है, तो वो मिट्टी उससे कटती है, अपरदन होता है, उसी को अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं। जब अवनालिकाएं क्या करेंगी? जो कृषि की करने की खेती है, जो ज़मीनें हैं, जो भूमि है, उसको टुकड़े में बांट देती है। नाली बीच से बन गया तो दो टुकड़े में हो गया ना ज़मीन, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। कृषि के लिए क्या होता है? अनुपयुक्त हो जाता है, तो वो दो खंडों में विभाजित उसका हो गया, तो वो क्या होता है? उपयोग करने में दिक्कत है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। अवनालिकाएं बोले तो नालियाँ, जो गड्ढे बन गया है पानी से, उसको ही बीहड़ कहते हैं। जब बहुत सारे बीहड़ हो गए, बहुत सारे अवनालिकाएं हो गई, बीहड़ या अवनालिकाएं एक ही बात है, तो उससे उत्खात भूमि स्थलाकृत कहा जाता है। मतलब जो स्थलाकृति भूमि है, उत्खात भूमि हो गई है, गड्ढे वाली हो गई है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मृदा अपरदन प्रक्रिया किस प्रकार की है और कितने प्रकार की है। तो पहला हम पढ़ते हैं आसफाल बूंदाघात अपरदन। ये अपरदन कैसा होता है? तो ये आसफाल या बूंदाघात अपरदन, देखो इसमें बूंदा लिखा हुआ है, जब बूंदी पड़ती है, देखो लिखा है वर्षा की बूंदी के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। भले ही एक एक बूंदी गिर रही है, लेकिन जहाँ पर एक ही जगह पर या कई सारे जगह पर बार बार बूंदी गिर रही, बार बार बूंदी गिर रही है, तो आप तो इतना नोटिस किए होंगे कि वहाँ की मिट्टी क्या होती है? धीरे धीरे निकल कर छितरा जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं और गड्ढा गड्ढा बन जाता है। ये भी एक अपरदन है, ये भी एक अपरदन है। तो इसी को आसफाल या बूंदाघात या बौछार वाला अपरदन कहा जाता है। अब परत अपरदन क्या है, ये पढ़ते हैं। जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है,
जब मिट्टी, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है और इधर से जल आ रहा है, तो जल बहकर जाएगा तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। जो ऊपरी का परत है उसको बहा कर लेके चला जाएगा जल। इसी को परत अपरदन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? परत अपरदन कहा जाता है। अगला है रील अपरदन। अब रील अपरदन क्या होता है? जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियाँ बन जाती हैं, रील बन जाता है। रील मतलब कि छोटी और कम गहरी, मतलब रील बोले तो रील, एक छोटे चीज़ को रील कहा जाता है। और ये मिट्टी मिट्टी में क्या होता है? कम गहरी और छोटी नाली बन जाती है। तो क्या होता है? पानी उससे बहकर जाएगा तब भी मिट्टी कटेगी, अपरदन होगा, तो उसको रील कहा जाता है जब पानी छोटी सी नाली और गहरी सी नाली से बहकर जाता है तो। अगला है अवनालिका अपरदन। अब देखिए अवनालिका अपरदन, जब रील अपरदन की नालियाँ बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं तो उसको अवनालिका अपरदन कहा जाता है। गोली इरोशन कहा जाता है। मतलब अवनालिका मतलब बड़ी नाली, बड़ी नाली बन गई और क्या होती, गहरी नाली बन गई। अब उसके बीच से पानी जा रहा है तो भी अपने अगल बगल की क्या होगी, साइड साइड की मिट्टियों को काट कर ले जाएगा, नीचे की भी मिट्टियों को काट कर ले जाएगा। तो वही मिट्टियों का काटना या गिरना अपरदन कहलाता है। तो अवनालिका अपरदन किसको कहते हैं? जब पानी बड़ी नाली ड्रिल में बहता है तो उसको अवनालिका अपरदन कहते हैं। अब धारा चैनल अपरदन किसको कहते हैं? स्ट्रीम चैनल एडिशन किसको कहते हैं? जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पॉइंट को गौर से सुनिए। चैनल को तब तक वो अपरदित करता रहेगा जब तक कि वह अपने स्थिर में अपने आप को ढाल नहीं लेता है, तब तक अपने आसपास की या अपने नीचे की मिट्टी को काट कर ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर ढलान है, यहाँ पर ढलान है, इधर से पानी आ रहा है तो किसको काटेगा? ऊंचाई को काटेगा। ऊंचाई को काटेगा, जब ऊंचाई भी कट जाएगी, इसके लेवल में आ जाएगा तो यहाँ पर इनका काम समाप्त। अब ये अपने आप को, अपनी धारा को अपनी स्थिति में ढाल लिया है। ऊंचाई कट गई, इसके समान आ गया। अब ऐसे सरासर पानी बहते हुए जाएगा मोटी धारा में। ये मोटी धारा है, मोटी धारा है तो जहाँ भी इनके रास्ते में अटकने आएगी क्या करेंगी? उसको काट देंगी। जब वो काट देंगी अपने आप अपने स्तर में उसको ढाल लेंगी, फिर उसी में बहना शुरू कर देंगी। तो इसको धारा चैनल अपरदन कहा जाता है, मतलब मोटी धारा, धारा चैनल मोटी धारा। अगला पॉइंट है सोरघम। सोरघम ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी। सोरघम ज्वार क्या करता है? किसी अन्य फसल की तुलना में ये भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सत्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। किसको किसको? मृदा संरक्षण से संबंधित। मृदा संरक्षण करना, मृदा अपरदन हो रहा है, अब हमको उसमें संरक्षण करना, उसको बचाना है। तो कौन कौन सी पद्धति प्रचलित है भारत में? श्यानवर्तन, धीरे धीरे का बहना, श्यानवर्तन कहलाता है। धीरे धीरे बहेगा तो अपरदन नहीं होगा। वेदिका निर्माण किया जाएगा, वेदिका निर्माण किया जाएगा। जहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ से पानी जब बहुत तेज़ी से बह कर जाता है तो क्या होता है? मिट्टी गिरती है। वायुरोध, वायु का रोध, वायु बहुत तेज से बहती है तब भी क्या होता है? बीहड़ को गिरा देता है, मिट्टी को काटता है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, आप फसल चक्र मतलब कि हर सीजन, साल में अदल बदल के कृषि करने को फसल चक्र कहा जाता है। आप मिश्रित खेती कीजिए, जैसे आप जो है गेहूं की खेती किए हैं उसमें मटर भी कर दीजिए, उसमें सरसों भी कर दीजिए। तो ये मिश्रित खेती होता है। मिश्रित खेती करने से भी जलापर्दन कम होगा। बहुफसलीय खेती, बहुत सारी फसलें साल में किया जाए, एक ही तरीके की फसल एक ही साल में ना किया जाए, तो ये क्या होता है? बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। मृदा की उर्वरता को पोषित मतलब कि हर तरह के पोषण मृदा को मिलता जाएगा। तो मृदा को इस तरीके से पोषित किया जा सकता है जब अगर अदल बदल कर हम कृषि करेंगे या मिश्रित कृषि करेंगे तो फ्रेंड्स इतना तो आ गया होगा समझ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स।
भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? किस क्षेत्र में मृदा अपरदन? मालवा का पठार मैंने पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर अपरदन नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा कि शिवालिक पहाड़ियों का जो पाद क्षेत्र है, चंबल और यमुना नदी, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्षेत्र है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना, चंबल एवं नदियों द्वारा उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपथीय क्षेत्र। चंबल और नदी यमुना नदियाँ जहाँ बहती है वहाँ से होता है। पश्चिमी हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है मृदा अपरदन। छोटा नागपुर पठार में भी मृदा अपरदन होता है। महानदी बहकर उधर से नदियाँ बहकर जाती हैं। ताप्ती से साबरमती नदी घाटी तक होता है, जो मालवा पठार में आता है। ताप्ती नदी ना, ताप्ती नदी नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा था। साबर नदी घाटी कहाँ है? गुजरात में है। ये सब क्या है? क्षेत्र मृदा अपरदन वाले। महाराष्ट्र की काली मिट्टी में भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। और स्टेट की बात किया जाए तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र में भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन बोले तो अपरदन बोले तो इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? कौन सा? चंबल घाटी, चंबल घाटी और यमुना नदी, और चंबल घाटी, और क्या है? और है ताप्ती नदी से साबरमती घाटी तक। तो मालवा का पठार सबसे जो है अत्यधिक प्रभावित नहीं है, उत्तर तराई या तटीय नहीं, चंबल घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव की समस्या है? तो मध्य प्रदेश का जिला पूछ लिया है, तो वो मुरैना जिला है। और चंबल नदी सॉरी फ्रेंड्स, मुरैना जिला चंबल नदी मुरैना जिले से होकर जाती है। चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिले में अधिकांश भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है। बीहड़ बनेगा, गड्ढा बनेगा, बीच में गड्ढा है तो अगल बगल क्या रहेगा? ऊंचाई पहाड़ पर्वत जैसा रहेगा, और फिर वो भूमि कैसी रहेगी? बंजर रहेंगी। अगला है, चंबल घाटी के खो गड्ढे के निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अवनालिका। अवनालिका मतलब बड़ी नाली, बड़ा गहरा गड्ढा, तो उसको अवनालिका कहा जाता है। और छोटी नाली छोटा गहरा रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? छोटी नाली कम गहरा रहता है, छोटी नाली है और कम गहरा है तो उसको रिल अपरदन कहा जाता है। तो ये खो और गड्ढे अवनालिका से हुए, बड़ा गड्ढा बड़ी नाली से हुआ है, गहरा गड्ढा से हुआ है। अगला पॉइंट है, किस मृदा अपरदन क्रियाओं क्रम से लगाना है? मृदा अपरदन को क्रम से लगाना है। तो सबसे छोटा को सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो जो आसफाल अपरदन है, हम लोगों ने पढ़ा कि पहले वो बौछार या बूंद गिरती है एक जगह तब होता है, तो आसफाल अपरदन पहले हो जाएगा। तो आसफाल अपरदन को गौर करिए, सिर्फ पहले ए वाले में है, तो बिना आगे गए हमारा आंसर पहले ही मिल गया। इसमें देखो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद क्या होता है? परत अपरदन। परत अपरदन क्या होता है? जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है तो परत अपरदन कहा जाता है। परत को मिट्टी क्या करता है? जल बहाकर अपने साथ ले जाए। रिल अपरदन, छोटी नाली, बड़ी नाली, अवनालिका अपरदन, बस ये चार तो होता ही है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स, एक धारा चैनल भी है जो अपने रास्ते को जब तक वो अपने स्थिति में ढाल नहीं लेगा तब तक वो काटता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगला, वैसे भी हम पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगला है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिक तीव्रता से होता है? तो फ्रेंड्स, जब हम सोरघम, कृषि भूमि के किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता होता है, मतलब और मिट्टी कटने लगती है, तो क्या है? सोरघम ए वाला। विश्व वन्य जीव कोष के विश्लेषण के अनुसार सोरघम जिसको बोलते हैं ज्वार आपने सुना है ना फ्रेंड, ज्वार बाजरा। तो जो ज्वार की खेती है, ज्वार की खेती करने से, यदि आप कभी ज्वार की खेती किए हो या देखे हो, तो जब उसको उखाड़ेंगे ना, ज्वार के पेड़ को उखाड़ेंगे ना, तो अपने साथ ढेर सारे मिट्टी को उखाड़ कर लेकर आता है। तो मिट्टी काट कर लेकर आ रहे तो वही अपरदन है। तो ये जो ज्वार की खेती है
इससे अपरदन ज़्यादा होता है। इसको ही सोरघम कहा जाता है। और जो फसलें जो हैं, जो क्लोवर फसल हैं, फसलों में क्लोवर से सबसे कम भूमि अपरदन होता है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का सही नहीं है, प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र है, मिश्रित खेती है, बीज संशोधन नहीं। बीज में आप संशोधन कर रहे हैं तो कौन सा मिट्टी के अपरदन को रोक रहे हैं? ये नहीं है, बहुफसली ये है। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र किसके लिए आवश्यक है? फसल चक्र साल में तरह तरह की खेती करने को ही फसल चक्र कहा जाता है। तो उससे क्या होता है, हर तरह का पोषण मिट्टी को मिलेगा और मिट्टी उर्वरक हो जाएगी। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वृद्धि या बढ़ाने के लिए फसल चक्र क्या है, आवश्यक है। अगला है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला है सत्यावर्तन फसलों का हेर फेर। मृदा संरक्षण, जो मृदा अपरदन हो रहा है उसको संरक्षण करना है, उसको बचाना है। तो धीरे धीरे जब पानी बहेगा, सत्यावर्तन फसल का हेर फेर, अलग अलग तरीके की फसल करेंगे, तब क्या होगा, मिट्टी का संरक्षण होगा। बालू की बाढ़ कहा जा रहा है। बालू की बाढ़ भी क्या है, गलत है। बालू की बाढ़ गलत है। तीसरा है वेदिका निर्माण करेंगे, टेरेसिंग करेंगे, वेदिका का निर्माण करेंगे, तो ये भी क्या है, तीसरा पॉइंट सही है। वायु रोध करेंगे, वायु रोध करेंगे, वायु का विरोध करेंगे, मिट्टी को काट कर बहा कर ले जाता है, तो ये भी पॉइंट सही है। इससे हम संरक्षण कर लेंगे। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 134। अगला है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे और किन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मृदा अपक्षय समस्या सबसे ज़्यादा किससे बच सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा जंगल का होना, वन का होना क्या होगा, ज़्यादा का ज़्यादा पेड़ होना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे, तो इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा, वन आच्छादित द्वारा। मृदा रक्षण को रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा। सी आंसर इसका राइट हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।